जब मैं जाऊंगा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा उसी का नाम दूंगा। कोई नाम बता दे। उसको बताऊंगा आपको, जब वो हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं उसके नाम से उसमें, तो मैं क्यों बताने जाऊं? ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नजर में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहां आगे बढ़ाया है। अब अगर वहां का उस पर विचार ही नहीं किया गया और पहले से तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है। बेकार में हम काहे का अपना कपड़ा खोल ले जाए भाई। सरसा जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने उस लिए ही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है कि वहां आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा वर्चस्व। अब क्या करे भाई, मेरा जन्म महाराजेगंज में हुआ है, तो कहाँ चले जाए? तो स्थानीय की बात कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, सारा जिला से जब मैं लड़ा चुनाव तो मेरे बिरादरी का 1% वोट भी नहीं था जो चुनाव में लड़ता हूँ। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव लड़ने का, निर्दलीय महाराजगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है एमएलसी सच्चिदानंद राय ने। जी हां, ये वही सच्चिदानंद राय हैं जिसकी जीत का श्रेय हमेशा प्रशांत किशोर खुद को देते हैं। मालूम हो कि यह सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। महाराजगंज से अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान सच्चिदानंद राय ने कर दिया है। बता दें आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी जानकारी देते हुए नजर आए हैं सच्चिदानंद राय। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोरे जो आते हैं आपको उनके बातों के साथ। जब मैं जाऊंगा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा उसी का नाम दूंगा। कोई नाम बता दे। उसको बताऊंगा आपको, जब वो हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं उसके नाम से उसमें, तो मैं क्यों बताने जाऊं? ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नजर में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहां आगे बढ़ाया है। अब अगर वहां का उस पर विचार ही नहीं किया गया और पहले से तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है। बेकार में हम काहे का अपना कपड़ा खोल ले जाए भाई। सरसा जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने उस लिए ही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है कि वहां आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा वर्चस्व। अब क्या करे भाई, मेरा जन्म महाराजेगंज में हुआ है, तो कहाँ चले जाए? तो स्थानीय की बात कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, सारा जिला से जब मैं लड़ा चुनाव तो मेरे बिरादरी का 1% वोट भी नहीं था जो चुनाव में लड़ता हूँ। जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ता हूँ, अब डेटा निकाल के देख लीजिएगा, 55 वोट में 55 वोट नहीं हुआ मेरी बिरादरी का। फिर भी वो चुनाव लड़ा और 2 बार 52%, 56% लेकर जीता। इसलिए मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन अब भाई, मैं जन्म अगर वही हुआ तो जन्मभूमि कैसे बदलते हैं? माता पिता जन्मभूमि बदलना मेरे बस में है क्या? पत्ती जरूर मैंने चुना है। क्या क्या चुनौतियां होंगी और चैलेंजिंग क्या होगी वहाँ? मैं किसी चुनौती को चुनौती समझता ही नहीं हूँ। जब तक जनता का विश्वास मेरे साथ में है, मैं किसी भी चुनौती को चुनौती नहीं समझता। आप प्रशांत किशोर को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों चुनाव हारने का डर है और उनका चेहरा जो है बदनाम हो जाएगा, इसी वजह से उनका नाम नहीं ला रहे हैं? प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को समझने का काम ही नहीं किया। जनसुराज के मजबूत सिपाही है ना। पूरा जो अभियान चल रहा है वो यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने की, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने का अभियान है वो। अब बिहार का व्यवस्था परिवर्तन लोकसभा के चुनाव में नहीं हो सकता है, उसके लिए विधानसभा के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक खाना पके नहीं उसको परोस देने से स्वाद नहीं आएगा उसमें। अभी जब आधा बिहार की पद यात्रा पूरी नहीं हुई है तो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जाए, 2-4 सीट पर लड़ ही लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए वो आधे मन से तो कोई काम प्रशांत किशोर न करते हैं, न कोई जनसुराज जी करने वाला है। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं सर, ये बता दीजिए। जैसे जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू होगा, एक शुभ दिन देखकर नॉमिनेशन कर। ये तो औपचारिकता बची। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा क्या होगा? बस वही सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। मुद्दा तो बदल नहीं सकता। जनसंपर्क तो शुरू है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सारण स्थानीय निकाय से निर्दलीय विधान पार्षद हूँ। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2023 में, मतलब पिछले वर्ष, जब केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद शिक्षक प्रतिनिधि का भी पद जो खाली हुआ था, उसके उपचुनाव हुए मार्च महीने के अंत में पिछले वर्ष। तो हम लोगों ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद साहब को समर्थन देकर, या कहिए कि उनको खड़ा करा के, हम लोगों ने एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास किया, जो शिक्षक नेताओं ने उन्हें पसंद किया, उन्हें भी विजयी बनाया। तो ये जो 2 चुनाव हुए, दोनों चुनावों से एक चीज समझ में आ गया कि वो चाहे सारण चंपारण मिलाकर जो चुनाव हुआ शिक्षक वाला वो कहे, या केवल सारण जिले का मेरा चुनाव कहे वो कहे, या किसी विधानसभा अगर या संसद क्षेत्र की बात करेंगे या पूरे बिहार की बात करें,
तो बिहार जो बदनाम है कि नहीं यहाँ जाति से लोग बाहर वोट नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सारे मिथक साबित हुए। हमने ये पाया कि जिस जाति का वोट सबसे कम था उसका विधान पार्षद बना, जिस मजहब का सबसे कम वोट था उसका विधान पार्षद बना। अर्थात जाति पार्टी मजहब से उठकर सारण चंपारण के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया, 5 जिले के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया कि बिहार के लोग जाति से नहीं बंधे हुए, बल्कि नेताओं ने उन्हें जाति में से बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात होता क्या है कि जातिवादी दल या मजहबी दल जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती, ये नहीं पता किया जाता कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ बैठे बैठे हुक्मरान तय कर देते हैं कि इनको हम भेज देंगे, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को बार, अब भेजते रहेंगे चाहे वो काम करें या ना करें। और फिर जनता के पास में 2 ही विकल्प होते हैं, एक फॉर्मेशन एक तरफ है, 5-7 दल मिलकर एक फॉर्मेशन बना लिए, 5-7 दल मिलकर दूसरा फॉर्मेशन बना लिए, और बना के जनता के पास में एक ही विकल्प होता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। और जब दोनों में से कोई पसंद नहीं होता तो उनके पास ऑप्शन बढ़ता है नोटा या घर में बैठ जाना। लेकिन ये 2 चुनावों ने मुझे दिखाया कि अगर विकल्प उनके मन का हो तो भारी संख्या में वो हिस्सा भी लेते हैं और अपने मन के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और बड़े बड़े दलों को धूल चटाने का काम भी करते हैं। 2 बार करके उन लोगों ने दिखाया। अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो मैं तो चूंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हूं, मेरा अभी 4 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ। इसी 7 अप्रैल को मेरा 2 वर्ष पूरा हुआ। आज अभी 11 अप्रैल है, मतलब 4 दिन ही गया, अभी 4 साल बचा हुआ है। तो मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव में उतरूं। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जो दोनों फॉर्मेशन है वो अपना प्रत्याशी बदलें, और जो वहां के लोगों को पसंद हो, जो महाराजगंज की जनता जिस जैसे प्रतिनिधि को चाहती है वैसा प्रत्याशी देने का काम करें, ताकि वो चयन कर सके कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक दल ने तो घोषणा कर दी है, एक फॉर्मेशन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गया है, उन्होंने तो पुराने ही प्रतिनिधि को फिर से रिपीट करने का काम किया है, जबकि वहां उनको लेकर काफी वहां के लोगों में विक्षोभ है। और दूसरे दल ने वो दूसरे फॉर्मेशन में ये एक पार्टी को गया है जो अभी तक मंथन ही कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। और जिस तरह के जो सूचना आ रही है वहां के लोग बड़े उद्वेलित हो गए हैं। उनका ये मानना है कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मेशन में जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का प्रत्याशी की चर्चा कर रहा है, वैसा देता है तो हम लोगों के पास में विकल्प नहीं बचेगा नोटा दबाने के सिवा अथवा घर में बैठने के सिवा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी एक तरफ जो है सो काफी प्रतिबद्ध हूँ। हम मुझे मौका अगर मिलेगा तो जो लड़ना चाहेंगे तो मैं लड़ भी जाऊंगा, तो दोनों सीट तो नहीं रख पाऊंगा, कोई एक ही रख पाऊंगा। तो वैसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो दोनों फॉर्मेशन है तो पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। जब बाकी जगहों बात करके हमने देखा, मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता कैमरा पर, लेकिन मैंने जब बात करके देखा तो मुझे पता चला कि उनको तो बस घमंड है, उनको तो है कि जिसको भी चुनकर भेजेंगे जनता मजबूर है, उनको जिताएगी, करेगी क्या। तो वैसी स्थिति में आज अंतरात्मा की आवाज भी आ रही थी, और कुछ हमारे मित्रों ने वहां से फोन करके एक तरह से कहिए तो मुझे बाध्य कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल नामांकन कीजिए। जैसे 2 बार जिताकर आपको और आपके प्रतिनिधि को भेजा है, इस बार भी आपको लोग जिताकर भेजेंगे, ताकि दिल्ली में भी हमारे मन का कोई वकील पहुंचे, कोई थोपा हुआ वकील न पहुंचे। जब ये बात आई तो एक बार तो मेरे विचार में आया कि मैं चलता हूं, पहले महाराजगंज चलकर अपने लोगों के बीच में बात करके बात करूंगा। लेकिन जब पटना पुल तक, ये जेपी सेतु तक पहुंचते पहुंचते मन में विचार आया कि नहीं, अब ज्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लूं। मैंने निर्णय लिया और तभी मैं गंगा जी के किनारे से मुड़कर आया और 4 बजे का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि कोई दल, जैसे दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं, आपको जो लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। लेकिन ऐसा होता हुआ अपना प्रतीत भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से 2 बार महाराजगंज, सारण और सारण चंपारण की जनता ने तय किया और अपने मन के प्रत्याशी को जिताया,
जाति, मजहब और पार्टी से ऊपर जाकर निर्दलीय को जिताने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव भी मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। यही सूचना देने के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। आप भी निर्दलीय से खड़ा